गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान क्या है और भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, इस विषय पे हम आज बात करेंगे। देखो, भाषा विज्ञान क्या है कि इसमें भाषा के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन विश्लेषण किया गया, नए जो शब्द आए उनकी तात्विक समीक्षा या पूरा जो गहन अध्ययन है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया गया। अब देखो, जब प्रारंभ में भाषा विज्ञान शब्द आया था तो उसके लिए कंपैरेटिव ग्रामर, कंपैरेटिव ग्रामर शब्द का प्रयोग किया गया। कंपैरेटिव ग्रामर मतलब व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन। उस समय लोगों ने व्याकरण और भाषा विज्ञान को एक ही माना, परंतु धीरे धीरे जब अध्ययन किया गया, जब अध्ययनवेत्ताओं ने इनके बारे में गहन अध्ययन किया, तब पता चला कि व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों एक नहीं है। देखो, व्याकरण को हम एक शास्त्र भी कह सकते हैं, भाषा विज्ञान है। व्याकरण में क्या होना चाहिए या क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पे अध्ययन किया जाता है। लेकिन भाषा विज्ञान उनकी तात्विक समीक्षा करता है, उनका अध्ययन विश्लेषण करता है। इसलिए व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब देखो, धीरे धीरे जब विद्वानों में का वर्ग आगे बढ़ा और जो दूसरे विचारधारा के लोग आए, कुछ समय बाद ये कंपैरेटिव ग्रामर जो शब्द है वो कंपैरेटिव फिलोलॉजी बन गया। कंपैरेटिव फिलोलॉजी बन गया था। कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा जाने लगा इसको। अब देखो, इसमें कंपैरेटिव फिलोलॉजी में लोगों ने आपत्ति उठाई कि कंपैरेटिव शब्द तो यहाँ व्यर्थ ही जोड़ दिया, क्योंकि जो शास्त्रीय ज्ञान होता है वो हमेशा ही तुलनात्मक होता है। देखो, कंपैरेटिव ग्रामर, कंपैरेटिव फिलोलॉजी, ग्रामर मतलब व्याकरण एक शास्त्र है, तो जब शास्त्र है तो वो पहले से ही तुलनात्मक है, तो उसमें कंपैरेटिव शब्द व्यर्थ ही जोड़ दिया गया। अगर कंपैरेटिव शब्द ना जोड़ा जाए तब भी वो तुलनात्मक अध्ययन ही करता है। कुछ विद्वानों ने भाषा शास्त्र नाम से भी इसको प्रयुक्त किया। भाषा विज्ञान शब्द के लिए कुछ विद्वानों ने भाषा शास्त्र नाम का भी प्रयोग किया। अब देखो, हम भाषा विज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषा, जब बात परिभाषा की आती है तो हम चर्चा करते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था, भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। भाषा का विश्लेषण करके, भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। ये बात उन्होंने भाषा विज्ञान के लिए कही कि भाषा विज्ञान भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। अब देखो, श्याम सुंदर दास जी ने क्या परिभाषा दी कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी
बनावट, उसके विकास तथा उसके हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति उसकी बनावट, भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, वह हास। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, वह हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ये था श्याम सुंदर दास जी ने जो भाषा विज्ञान की परिभाषा दी। अब हम अगर बात करें कि भाषा विज्ञान का अन्य विषयों के साथ या ज्ञान के अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध, तो सर्वप्रथम देखो बात हुई थी कि भाषा विज्ञान और व्याकरण एक ही है। कुछ विद्वानों ने इन्हें एक दूसरे का पर्याय एक ही माना कि व्याकरण बोल दो या भाषा विज्ञान बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो भाषा विज्ञान का व्याकरण से संबंध। अब अगर भाषा विज्ञान की व्याकरण से संबंध की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही है, यह भ्रम है। ठीक है, भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों एक ही है, यह भ्रम है। ये दोनों वास्तव में एक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे पर आधारित हैं, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं है। अब देखो, व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं, है ना। व्याकरण को शास्त्र कह सकते हैं। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र हमें उचित अनुचित का ज्ञान कराता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ें हमें शास्त्र बताता है। तो व्याकरण को हम एक शास्त्र कह सकते हैं। भाषा विज्ञान विवेचन करता है, विश्लेषण करता है। भाषा विज्ञान विवेचन विश्लेषण प्रधान है और व्याकरण एक शास्त्र है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं, परंतु एक ही नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब देखो कि भाषा विज्ञान की जानकारी के बिना अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता। व्याकरण लिखने के लिए सबसे पहले भाषा विज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें भाषा विज्ञान की जानकारी नहीं है तो एक अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता। अब देखो, जैसे कि जो व्याकरण का संधि प्रकरण है, संधि प्रकरण जो है वो पूरा भाषा विज्ञान पर आधारित है। और हमने जैसे बात करी कि भाषा विज्ञान की जानकारी के बिना व्याकरण नहीं लिखा जा सकता, वैसे ही व्याकरण की पर्याप्त जानकारी या व्याकरण जो है वो भी अपनी अध्ययन सामग्री भाषा विज्ञान को देता है। भाषा विज्ञान व्याकरण से ही अध्ययन सामग्री ग्रहण करता है। जैसे देखो, रूप विज्ञान है, शब्द विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, ये जो सारी जो इनकी जो मूलभूत सामग्री है वो भाषा विज्ञान से ही व्याकरण को मिलती है। इसलिए भाषा विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु एक नहीं हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भाषा विज्ञान और व्याकरण एक ही है, वो भ्रम है, वो भ्रमपूर्ण उक्ति है। अब देखो, दूसरी बात आती है साहित्य की। साहित्य, कि साहित्य और भाषा विज्ञान एक ही है ना। ऐसा नहीं है। अध्ययन सामग्री जो भाषा विज्ञान अपने विषय में रखता है वो साहित्य से ही लेता है ना। अब देखो, हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया
तो भाषा विज्ञान जो है वो अपने अध्ययन के लिए, भाषा के ऐतिहासिक विकास के लिए उस इतिहास का अध्ययन करेगा, उस साहित्य का अध्ययन करेगा, तभी उसे पता चलेगा कि पुराने समय में जो भाषा थी वो कैसी थी, उसका विकास कैसे हुआ। तो साहित्य जो है वो भाषा विज्ञान से संबंधित है। अब जो वर्तमान में जो भाषा चल रही है उसके लिए तो हम वर्तमान की भाषा को देख सकते हैं, लेकिन जो भाषा मृत पड़ गई या जो पुरानी भाषा थी या जो भाषा पहले जा चुकी है उसके अध्ययन के लिए, उसके विश्लेषण के लिए भाषा विज्ञान को किसका सहारा लेना पड़ेगा? साहित्य का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो, जैसे एक वाक्य में लिखती हूँ कि ओना मासी धम बाप पढ़े न हम। ओना मासी धम, ओना मासी धम बाप पढ़े न हम। अब अगर हम ये उक्ति पढ़ें तो हम ये सोचेंगे ये ओनामासी धम क्या है? ओनामासी धम का तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, इसको अगर पता करना है तो उसके लिए हमें प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम प्राचीन साहित्य का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि शाक्टायन के प्रथम सूत्र, शाक्टायन के प्रथम सूत्र में शाक्टायन के प्रथम सूत्र में, शाक्टायन के प्रथम सूत्र में वाक्य लिखा था ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। तो इस ओम नमः सिद्धम का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? इस ओम नमः सिद्धम का बिगड़ा हुआ रूप है ओनामासीधम। तो इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए हमें पहले प्राचीन भाषा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि शाक्टायन का जो प्रथम सूत्र है उसमें ओम नमः सिद्धम लिखा हुआ है। तो देखो, भाषा विज्ञान और साहित्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब भाषा विज्ञान भी साहित्य के क्लिष्ट अर्थों का, जो साहित्य के कठिन शब्द हैं उनका भाषा विज्ञान अर्थ व चित्रित प्रयोग करता है, उच्चारण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे पर आधारित हैं। अब हम अगर बात करें मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान, तो देखो मनोविज्ञान भी भाषा विज्ञान से संबंधित है। मनोविज्ञान का भाषा विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। अब देखो, भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप को जानने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अब कैसे मनोविज्ञान सहायता करता है हमारी भाषा की उत्पत्ति और उसके पूर्व रूप को पता करने में? देखो, जैसे बच्चा है, बाल मनोविज्ञान है, उसका अध्ययन करके हम भाषा के प्रारंभिक रूप को पता लगा सकते हैं कि भाषा सबसे पहले बच्चा क्या बोलना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या बोलता है, फिर वो अपनी भाषा को कैसे परिष्कृत करता है। तो इसके लिए हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। या फिर जो अविकसित लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम विकसित हुई है, अविकसित बुद्धि वाले लोगों के मनोविज्ञान का अध्ययन करके भी हम भाषा विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। अब और जो ये मनोविज्ञान है ये भाषा पे कैसे आधारित है? अब देखो, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो पागलों के डॉक्टर होते हैं, वो पागलों का मनोवैज्ञानिक उपचार करते हैं तो वो उनकी भाषाओं को पकड़ते हैं कि जैसे वो क्या उलझुल शब्द बोल रहे हैं, कौन कौन से उल्टे पुल्टे शब्द बोल रहे हैं, और फिर उन बातों का, उन शब्दों का विश्लेषण करते हैं। और फिर इस विश्लेषण में हमारी सहायता कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। और शायद यही कारण है कि मनोविज्ञान की भी एक शाखा अस्तित्व में आई थी जिसका नाम था मनोभाषा विज्ञान। मनोविज्ञान की एक शाखा अस्तित्व में आई थी जिसका नाम था मनोभाषा विज्ञान। मनोभाषा विज्ञान
ये था मनोविज्ञान के साथ भाषा विज्ञान का संबंध। अब देखो शरीर विज्ञान, अगर हम शरीर विज्ञान की बात करें तो भाषा विज्ञान शरीर विज्ञान से भी संबंधित है। भाषा विज्ञान शरीर विज्ञान से कैसे संबंधित है? शरीर विज्ञान देखो, हम जब बोलते हैं भाषा विज्ञान में बोली का मतलब या भाषा का मतलब क्या है? मुख से उच्चारित होने वाले शब्द जो ध्वनि युक्त हों। तो जब ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो वो हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती है? हमारी स्वर तंत्री है, वाग इंद्रियां हैं, कंठ है, तालव्य, ओष्ठ है, मूर्धन्य, ये जो स्थान है इन सबको वो प्रभावित करती है। नासिका विवर शरीर मुख तंत्रिका है या स्वर तंत्रिका है, नासिका विवर है, और दांत, जीभ, होठ, तालु, इनमें जो परिवर्तन होता है, इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है? जब हम बोलते हैं तो कौन सा शब्द बोलते हैं तो हमारे होठों में परिवर्तन आता है, कौन सा शब्द बोलते हैं तो कंठ में परिवर्तन आता है। वाणी का ऊंचा और नीचा होना, मतलब स्वर का ऊंचा और नीचा होना, ये सारी चीज़ें जो है इनका अध्ययन करने के लिए हमें शरीर विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। शरीर विज्ञान ही हमारी इसमें सहायता करती है। अब देखो भूगोल, भूगोल के साथ भूगोल भी भाषा विज्ञान को प्रभावित करती है। हमने भाषा विज्ञान में पढ़ा है कि भाषा परिवर्तन के लिए भौगोलिक कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि कुछ उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं वहाँ के लोगों का उच्चारण शुद्ध होता है। जो शीतल इलाके में या अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो ठीक से बोल नहीं पाते, उनका मुंह पूरा नहीं खुलता, इसलिए वो उनके बोलने में और हमारे बोलने में थोड़ा अंतर आ जाता है। वो जो शीत ऋतु वाले प्रदेशों में रहते हैं वो दंत्य वर्णों को सही से उच्चारित नहीं कर पाते। तो ये जो चीज़ें हैं ये भूगोल से संबंधित है, ये भूगोल हमारी सहायता करता है इन सब चीज़ों के अध्ययन में। अब देखो जैसे कश्मीर का मतलब केसर, तो ये स्थान विशेष के लिए हो गया कि एक क्षेत्र विशेष में कश्मीर जिसका मतलब केसर हो गया। या फिर जो प्रदेश हैं या जो इलाके हैं जो आवागमन के साधनों से जुड़े हुए नहीं हैं, जहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना होता है, दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे आसानी से एक दूसरे से संपर्क नहीं बन पाता, इसलिए वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे अलग अलग भाषा विकसित हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं, तो भाषा विज्ञान और भूगोल का भी संबंध है। अब अगर हम बात करें इतिहास की, इतिहास तो देखो हमने अभी अभी यहाँ साहित्य में पढ़ा था कि भाषा की जो उत्पत्ति है या भाषा में जो परिवर्तन आ रहे हैं या धीरे धीरे भाषा का जो स्वरूप बदल रहा है उसके लिए हमें पुराना साहित्य पढ़ना पड़ता है। अब साहित्य तो पढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से वो इतिहास की बात हो गई, वो बीते समय की बात हो गई। तो भाषा विज्ञान हमारी इतिहास से जुड़ा हुआ है। भाषा के अध्ययन के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। अब देखो जैसे हमारे देश में अरबी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए या फिर तुर्की आए, तो इन सब ने आने के बाद जो भाषा में परिवर्तन किया या जो भाषा में परिवर्तन हो गया, जो विकार उत्पन्न हो गए, उसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है, इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके हमें भाषा विज्ञान में समझ में आता है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों सब विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो जैसे यज्ञ है, यज्ञ लोक धर्म से कम हो गया। आज कितने यज्ञ होते हैं? एक समय में बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे। अब जैसे जैसे यज्ञ का प्रचलन कम होता गया, यज्ञ से जुड़े हुए शब्द हमारी भाषा से हट गए, जैसे समिधा है ना, ऐसे जो यज्ञ से जुड़े आहुति, जो यज्ञ से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो बहुत कम प्रचलन में आने लगे। तो इसलिए भाषा विज्ञान अपना अध्ययन का जो विषय, अपने अध्ययन की जो सामग्री है वो इतिहास से लेती है और इतिहास में भी भाषा विज्ञान से संबंधित होता है। अब जैसे देखो कि इतिहास की ही बात है ये कि एक जो स्त्री है जिसका पति मर जाता है उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और एक पुरुष है जिसकी पत्नी मर गई उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि किसी समय में ऐसा होता था कि जब स्त्री का पुरुष मर जाए तो उसे उसकी विधवा बन के ही पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ती थी, और अगर पुरुष की पत्नी मर गई तो वो दूसरा विवाह कर लेता था।
तो वो तो दूसरा विवाह कर लेता था, इसलिए उसकी तो गृहस्थी फिर से शुरू हो जाती थी। लेकिन स्त्री जो बिना पुरुष के रहती थी, उसे जीवन यापन के लिए एक नाम की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो नाम विधवा नाम उन्होंने रख दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतिहास से ही संबंधित हैं, इतिहास ही हमें इस चीज़ की जानकारी करवाता है। अब देखो भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र जो है, भौतिक शास्त्र ये भी भाषा विज्ञान से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अब देखो भौतिक शास्त्र कैसे जुड़ा हुआ है। हम जब बोलते हैं हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि, वक्ता के मुंह से निकलने वाली ध्वनि जब श्रोता के कानों में पड़ती है, श्रोता जब उसको सुन रहा है, उससे पहले, उसके कानों में जाने से पहले आकाश में एक लहर की तरह वो बनती है। ये बात भौतिक विज्ञान ही बताता है या भौतिक शास्त्र ही बताता है। इसी प्रकार तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र देखो, जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान एक व्याख्या प्रधान विषय नहीं है कि हमने एक शब्द लिया और उसकी व्याख्या कर दी। भाषा विज्ञान एक तर्क शास्त्र है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये व्याख्या प्रधान नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी शब्द को पूरा समझने के लिए, समझाने के लिए हमें तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भाषा विज्ञान तर्क के बिना संभव ही नहीं है। तो तर्कशास्त्र भी भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तर्कशास्त्र भी तर्क के सहारे ही भाषा आगे चलती है, इसलिए तर्कशास्त्र का भी भाषा विज्ञान से पूर्ण संबंध है। अब आता है दर्शन। अगर हम दर्शन की बात करें, दर्शन, तो देखो दर्शन में क्या होता है, आध्यात्मिकता होती है ना। दर्शन आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। इसमें परमात्मा, ईश्वर, ऐसी रहस्यवादी बातें होती है। और जो भाषा है, भाषा में भी रहस्यवाद है। बड़ी दर्शन का क्षेत्र आध्यात्मिक है और भाषा का क्षेत्र रहस्यपूर्ण है, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। भाषा विज्ञान की अर्थ विज्ञान शाखा को तो बहुत से लोगों ने दर्शन के ही अंतर्गत रख दिया। भाषा विज्ञान की जो अर्थ विज्ञान शाखा है उसको तो बहुत से लोगों ने दर्शन का ही विषय बता दिया या दर्शन के ही अंतर्गत रख दिया। अब देखो इसके अतिरिक्त और भी बहुत से विज्ञान या और भी बहुत से विषय हैं जो भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, जैसे सांख्य विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, गणित है और समाज विज्ञान है। जैसे हमने मनोविज्ञान के लिए पढ़ा था ना कि मनोभाषा विज्ञान, वैसे ही समाज शास्त्र के लिए भी एक मनो समाज विज्ञान नाम सामने आया या एक मनो समाज विज्ञान शाखा भी एक इसकी प्रचलन में आई। इसलिए भाषा विज्ञान का इन सब से संबंध है। भाषा विज्ञान अन्य विज्ञानों से भी संबंधित है, एक दूसरे पर आधारित हैं। ये भाषा विज्ञान अपने अध्ययन की सामग्री इनसे लेता है और ये सभी विज्ञान भाषा विज्ञान से अपने अध्ययन की सामग्री लेते हैं। धन्यवाद।